लव बियॉन्ड द एजेस चैप्टर 1। मुंबई सुबह का समय। मुंबई शहर में एक सुनसान एरिया में बड़े से विला के कमरे में धुएं की एक मोटी परत फैली थी। हल्की जल रही लाइट सिर्फ इतनी थी कि सामने बैठे आदमी की आंखों की परछाइयाँ और ज़्यादा गहरी लगने लगी। हेड चेयर पर बैठा आदमी बिना हिले डुले बैठा था। उसके चेहरे पर अंधेरा खेल रहा था, आधी रोशनी आधा साया। उसके होठों के बीच सिगरेट दबी थी। चलती राख धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। धुआं उसके मुंह से धीमे धीमे निकल रहा था, जैसे उसके सब्र की आखिरी हद गिन रहा हो। टेबल पर उसकी उंगलियां बेहद हल्के हल्के लेकिन लगातार थाप दे रही थी। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे में गूंज रहा था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, कांप रहा था। कमरे की कम रोशनी में उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। आवाज़ लड़खड़ा रही थी। सर, बहुत समझाया, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है, ना ही बात मानने को तैयार है। सिगरेट के धुएं के बीच बैठे आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे कोई जल्दी नहीं थी, ना ही कोई गुस्सा, सिर्फ एक ठंडी चुप्पी जो सामने खड़े आदमी की धड़कनों और सांसों को भी तेज कर रही थी। उसकी उंगलियां अब भी टेबल पर धीमे धीमे थाप दे रही थी। उसकी आंखों की गहराई किसी शिकारी जैसी थी, जो अपने शिकार को आखिरी वक्त तक परखता है। फिर उसने सिर उठाया, सामने खड़े आदमी की तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में बोला, समझ नहीं रहा। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था, न बेचैनी, बस एक ठंडापन जो किसी की भी धड़कनें रोकने के लिए काफ़ी था। कमरे की धीमी रोशनी में उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थी, बिल्कुल खाली, बिना किसी भाव के। सामने खड़ा आदमी निगलने हुए कदम पीछे हुआ। बस एक बार कोशिश कर लेते हैं सर। हेड चेयर पर बैठे आदमी ने सिगरेट का लंबा कश लिया, हल्की मुस्कान दी और धीमे से बोला, क्यों? उसने धुएं की एक मोटी लकीर हवा में छोड़ी, जो कमरे की अंधेरी रोशनी में और ज़्यादा गहरी लगने लगी। जो पहली बार में नहीं समझा, वो अब क्या समझेगा? फिर वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। उसका चेहरा अब भी अधूरे अंधेरे में डूबा था, लेकिन उसकी आंखों का ठंडा गुस्सा अब और भी ज़्यादा साफ दिख रहा था। उसकी नज़रें सामने खड़े आदमी को टटोलने लगी, इतनी गहरी कि वह हिम्मत करके भी सीधा ना देख सका। फिर बेहद शांत लहजे में बोला, अगर लफ्ज़ पे असर है तो दर्द उसकी जगह बोलेगा। अगर फिर भी अकड़ में रहे तो उसे इस तरह खामोश कर दो कि ना कोई आवाज़ बचे, न वजूद। उसका नाम लेने से भी लोगों की रूह कांप उठे। कमरा अब भी उतना ही शांत था, लेकिन हल्की जल्दी लाइट में सामने खड़े आदमी की आंखों में खौफ और भी ज़्यादा गहरा हो गया। दूसरी तरफ एक छोटे से घर में हल्की धूप खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे के कोने में कोई बड़े ही आरामदायक नींद में मज़े लेकर सो रहा था। बिस्तर पर एक रज़ाई के अंदर सिर्फ सर दिखाई दे रहा था, जो तकिए में और ज़्यादा धंसने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक, अनाया उठो, बहुत लेट हो चुका है और तुम्हारे चक्कर में मैं भी लेट हो रही हूँ। एक झटके से रज़ाई खींच दी। ठंडी हवा लगते ही अंदर दुबकी हुई लड़की करवट बदलते हुए फिर से रज़ाई खींचने लगी। आधी नींद में वह धीमी आवाज़ में बुदबुदाई, ओफो मम्मा, आज मेरी छुट्टी है, आज तो सोने दो ना। लेकिन उसकी माँ ने कोई दया नहीं दिखाई। हाथ कमर पर रखते हुए घूरते हुए बोली, छुट्टी तुम्हारी है, मेरी नहीं। मुझे जाना है, और पता, अगर मैं बिना उठाए चली गई तो तुम दिन भर सोती ही रहोगी, नाश्ता भी नहीं करोगी, कोई काम टाइम से नहीं करोगी। अनाया ने तकिए में मुंह घुसा लिया और उसी में बोल पड़ी, नहीं मम्मा, मैं पक्का कर लूँगी, बस 10 मिनट और सोने दो, आप जाओ। जब आप वापस आओगी ना, तब देखना, सब कुछ कर लिया होगा मैंने।
उसकी माँ उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई और शक भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोली, हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हारी समझदारी को। पिछले हफ्ते भी यही बोला था और जब वापस आई तो तुम मुझे सोती उसी पोजीशन में सोती हुई मिली। अनाया ने धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें बंद ही रखी और बोली, इस बार सच्ची मामा, बस 5 मिनट और। उसकी माँ ने हार मानते हुए सर हिलाया और रज़ाई वहीं पटक दी। ठीक है, लेकिन अगर मैं वापस आई और तुम अभी भी सोती रही ना, फिर देखना। लेकिन तब तक अनाया हल्की हल्की खर्राटे लेने लगी थी। दूसरी तरफ सड़क पर एक आदमी बदहवाश भाग रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। जैकेट फटी हुई थी और सांसें इतनी तेज थी कि लगता था अब गिरकर दम तोड़ देगा। लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। पीछे से मौत उसके कदमों की आहट ले रही थी। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। कुछ लोग उसके पीछे भाग रहे थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं, मगर किसी ने भी गोली नहीं चलाई। शायद उन्हें उसका डर देखना था, या फिर उसकी चीखें सुननी थी, या फिर शायद लोग वह इस खेल को और लंबा खींचना चाहते थे। सड़क पर बहुत लोग थे, मौजूद थे। कुछ दुकान से बाहर खड़े थे, कुछ गाड़ियों के पास। सब देख रहे थे, कुछ फुसफुसा भी रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लोगों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, मानो वे जानते हो अगर ज़रा भी हिले तो अगले शिकार वहीं होंगे। भागते भागते उसका पैर एक गड्ढे में फंसा। वह बुरी तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके घुटने और हथेलियों से खून बहने लगा, पर उसने बिना समय गंवाए खुद को संभाला और फिर दौड़ पड़ा। पीछे से हंसी की हल्की आवाज़ें आ रही थी। वो लोग अब भी उतनी ही धीमी रफ्तार से चल रहे थे, जैसे जानते हो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आदमी अब तक लड़खड़ा चुका था, सांसें उखड़ी हुई थी, घुटनों और हथेलियों में खून रिस रहा था, दर्द पूरे शरीर में दौड़ रहा था, मगर उसे अपनी जान बचानी थी। मौत पीछे थी और उसे वक्त से तेज़ भागना था। सड़क पार करते ही सामने उसे एक कॉलेज का बड़ा सा गेट दिखाई दिया। बिना सोचे समझे वह सीधा अंदर पहुंच गया। अंदर स्टूडेंट्स की भीड़ थी। कुछ कैफेटेरिया की ओर जा रहे थे तो कुछ क्लास की तरफ। माहौल बिल्कुल शांत था और उसका बिल्कुल सुरक्षित। लेकिन उसकी ज़िंदगी में इस वक्त शांति जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वह हांफता हुआ अंदर दौड़ा और एक औरत से जा टकराया। वह शायद कॉलेज के अंदर ही जा रही थी, जो लगभग 38 की थी, पर देखने में 30 या 32 की लग रही थी। अचानक उसके करीब आकर वह आदमी घुटनों के बल बैठ गया और दर्द और घबराहट उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार देंगे। औरत एकदम घबरा गई। उसकी आंखों में डर था, मगर फिर भी वह हालात समझने की कोशिश कर रही थी। काका, क्या हुआ? आप इस हालत में? उसने खुद को संभालते हुए पूछा। आदमी ने कांपते हुए बोला, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, वो मुझे मार देंगे, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज़ में इतनी दहशत थी, औरत की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कौन लोग? उसने पहले सवाल किया, मगर जवाब देने से पहले कॉलेज के गेट पर कई आदमी एक साथ धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए। उनकी शिकारी जैसी नज़र, सधे हुए कदम और चाल में अजीब सा आत्मविश्वास। सबसे खतरनाक चीज़ थी उनके हाथों में पकड़ी गन्स। कॉलेज के स्टूडेंट ने जैसे ही उन्हें देखा, चारों तरफ भगदड़ मच गई। कुछ लोग डर कर पीछे हट गए, कुछ ने मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और कुछ बस सकते में खड़े रह गए। लेकिन वो लोग किसी और की तरफ नहीं देख रहे थे। उनकी आंखें सिर्फ एक आदमी पर टिकी थी, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा था और कांप रहा था। उसने एक आदमी ने धीरे से अपनी गन की नली ऊपर उठाई और अपना सर खुजाने लगा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे खेल अब और ज़्यादा दिलचस्प हो गया। बहुत दौड़ा लिया, अब इस ड्रामे को ख़त्म करने का टाइम आ गया। औरत का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा।
उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग कौन थे और इस आदमी की जान इतनी सस्ती क्यों लग रही थी कि सरेआम उसे मारने आ गई। वह औरत अभी भी समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन इससे पहले वह कुछ और सोच पाती सारे आदमी उसके नज़दीक आने लगे। उनकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वे उसकी घबराहट के बढ़ने का मज़ा ले रहे हो। वह आदमी जो अब तक कांपते हुए पीछे हट रहा था, अचानक घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने सामने खड़ी औरत के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी और आवाज़ कांप रही थी। पापा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए प्लीज़। औरत पूरी तरह से जड़ हो गई थी। उसके चेहरे पर घबराहट और असमंजस का मिला जुला रंग उभर आया। पीछे खड़े आदमी यह देख हंसने लगे। हा हा, वाह क्या सीन है। उसमें से एक मज़े लेते हुए बोला, अब देखो तो, अब यह औरत से रहम की भीख मांग रहा है। दूसरे ने भी ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भाई इसे बताने का मौका तो दे, हम भी तो सुने कि अब यह अपनी जान बचाने के लिए क्या कहेगा। उस आदमी ने चेहरे पर पसीना टपक रहा था। वे सारे आदमी ठहाके मारकर हंसने लगे, जैसे कोई बहुत बड़ा तमाशा देख रहे हो। उनकी आंखों में शिकार को घेरने वाली वहशी चमक थी। अरे रे रे, जब हम तुझे समझाने आए थे तब बड़ा शेर बन रहा था। एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तेरी अकड़ तो 7वें आसमान पर थी ना, तो अब एक औरत के पीछे क्यों छुप रहा है। दूसरा आदमी आगे बढ़ते हुए हंसा, ओ भाई यह देखो, जिसको अपनी ताकत पर इतना घमंड था वह आज एक औरत की ओट ले रहा है। बताओ भला, जिसे कोई नहीं बचा सकता उसे यह औरत क्या बचाएगी। तीसरा आदमी, जो शायद उसमें सबसे ज़्यादा बेरहम था, आगे बढ़ा और बेहद ठंडे लहजे में बोला, अब ज़्यादा मत सोच, फरमान आ चुका है, हमारे सर जी हुक्म जारी कर चुके हैं और वह कभी टल नहीं सकता। तेरी मौत तय है और जो तय है वह होकर रहेगा। उस आदमी पर डर अब पूरी तरह हावी हो चुका था। उसके हाथों की पकड़ औरत के पैरों पर कस गई, जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। पापा प्लीज़ कुछ तो करिए, मैं मरना नहीं चाहता, वह बुदबुदाया। लेकिन सामने खड़े उन आदमियों के चेहरे पर ज़रा भी दया नहीं थी, बस वही वैसी हंसी और खूनी इरादा। जैसे ही वे आदमी आगे बढ़े, एक ठहरी हुई मगर सख्त आवाज़ उन्हें रोक दिया, वहीं रुक जाओ। आवाज़ में न कोई घबराहट थी न कोई झिझक, वह उन्हीं की तरह ठोस थी और दमदार थी। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसी औरत की थी जो अब उनके सामने खड़ी थी, बेखौफ अडिग। वे आदमी ठिठक गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हंस पड़े, जिसे किसी ने चौंक मारा हो। तू हमें रोकेगी? उनमें से एक आगे बढ़ते हुए बोला, अरे यहाँ किसी की हिम्मत नहीं जो हमारे सामने टिक सके, और तू एक औरत होकर हमें रोकने की हिम्मत कर रही है। वह जरा भी नहीं हिली, न ही उसकी आंखों में कोई डर दिखाई दिया। उसने एक लंबी सांस ली और सीधा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, हो सकता है यहाँ के लोग तुमसे डरते हों, लेकिन कानून नाम की भी चीज़ होती है। अगर तुम लोगों ने इसे नहीं छोड़ा तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन करूँगी और इस गुंडागर्दी को यहीं ख़त्म करवा दूँगी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर वहीं फटल हंसी गूंज उठी। वाह, पुलिस बुलाएगी, एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अच्छा, ज़रा हिम्मत तो करके दिखाओ। उन्होंने शायद लगा था कि वह सिर्फ धमकी दे रही थी, लेकिन अगले ही पल उसने बिना रुके फ़ोन निकाला और पुलिस को कॉल कर दिया। अब भी वे आदमी हंस रहे थे। औरत ने घड़ी की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस कुछ मिनट, पुलिस आती ही होगी, फिर वही तुम्हें बताएगी कि कानून के सामने तुम्हारी ये गुंडागर्दी कितनी देर तक टिक सकती है। आसपास भीड़ तो थी, लेकिन सब खामोश खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़कर कुछ कहे। सब बस तमाशा देख रहे थे। तभी कॉलेज कैंपस के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, पर यह गाड़ी पुलिस की नहीं थी।
ये थी एक ब्लैक एसयूवी और तभी उस ब्लैक एसयूवी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी उतरा। उसकी उम्र कोई 24 साल के आसपास होगी। उसके होठों के बीच एक सिगरेट दबी हुई थी। वह धीमे धीमे लंबी कश ले रहा था। आंखों पर काले शेड्स और चाल में ऐसा ठहराव जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। गुंडों ने उसे देखा और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लो, आ गया अपना आदमी, उनमें से एक ने फुसफुसाया। तभी उस आदमी ने सिगरेट निकाल कर नीचे फेंकी और उसे अपने जूतों के नीचे कुचल दिया। फिर उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उंगलियों के बीच घुमाने लगा। उसकी निगाहें उस औरत पर टिकी थी। उसकी आंखों में न तो डर था, न ही गुस्सा, बस एक अजीब सा सुकून, मानो सब कुछ उसके मुताबिक ही चल रहा हो। तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे बुलाया और मैं आ गया, अब आगे। गुंडों की हंसी पूरे कैंपस में गूंज उठी। वहीं खड़ी औरत ने उस आदमी को घूरते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें किसने बुलाया? वह आदमी हल्की हंसी हंसते हुए आगे बढ़ा, अपनी जेब में हाथ उस औरत के सामने से खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। रियान राय ठाकुर को किसी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसने एक सिगरेट निकाली, लाइटर से उसे जलाया और लंबा कश लेते ही फिर बोला, जहाँ मेरी ज़रूरत होती है वहाँ मैं खुद पहुँच जाता हूँ। गुंडे फिर से हंस पड़े। किसी ने पीछे से मजाक उड़ाया, अब तो तेरा खेल खत्म मैडम। लेकिन उस औरत की आंखों में अब भी वही गुस्सा था। डर तो जैसे उससे कोसों दूर था। रियान अपनी जगह से हिला भी नहीं, लेकिन उसकी सख्त नज़रों ने उस आदमी को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। उसकी सिगरेट का धुआं हवा में घुल रहा था और उस धुएं के पीछे से वह आदमी कांपती नज़रों से रियान को देख रहा था। बड़ा शौक था ना बड़ा बनने का, रियान ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी जो चीखों से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। रियान के इशारे पर दो आदमी आगे आए और उस आदमी के दोनों हाथ पकड़ लिए। वह छटपटाने लगा, लेकिन उसकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। तूने कितनी बार मौत को करीब से देखा है? रियान ने उसकी ठुड्डी पकड़कर ऊपर उठाई। चल, आज तुझे वो एक्सपीरियंस भी दे देता हूँ। उसने अपनी जेब से एक छोटी लेकिन धार वाली ब्लेड निकाली। नहीं, प्लीज़, वह आदमी तड़पते हुए बोला, लेकिन रियान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसने ब्लेड को बड़े आराम से उसकी हथेली पर रखा और हल्के हाथ से चलाना शुरू कर दिया। लहू की पतली धार उसकी हथेली से निकलकर ज़मीन पर गिरने लगी, पर वह आदमी के मुंह तक खोलने की हिम्मत नहीं की। चीख क्यों नहीं रहा? रियान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इतना ही दम था तुझमें? प्लीज़ छोड़ दो। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन रियान ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अब की बार उसने ब्लेड उसके गाल पर रखी और एक पतली मगर गहरी लकीर खींच दी। खून की एक गर्म बूंद धीरे धीरे उसके चेहरे से रिसने लगी। अब ठीक लग रहा है? रियान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब असली दर्द शुरू होगा। लेकिन तभी, बस करो। रियान के हाथ अचानक रुक गए। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने वो औरत खड़ी थी, गुस्से से कांपती हुई। उसने तेज़ी से आगे बढ़कर रियान का कॉलर पकड़ लिया। तुम खुद को भगवान समझते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम भगवान हो, जब चाहे जिसकी जान ले सकते हो? रियान की ठंडी निगाहें उस पर जा टिकी। उसके होठों पर अब भी वही कातिलाना मुस्कान थी। भगवान। उसने यह शब्द धीमे से दोहराया, जैसे यह शब्द उसे दिलचस्प लग रहा हो। नहीं, मैं उससे भी ऊपर हूँ। भगवान सिर्फ बैठकर देखता है और मैं फैसला सुनाता हूँ। उस औरत की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने अब भी उसका कॉलर पकड़ रखा था। रियान के आदमियों की उंगलियां हथियारों पर कसने लगी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, रियान ने हल्का सा इशारा किया
और सब पीछे हट गए। फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के रियान ने उस औरत को अपनी ओर खींच लिया, उसे संभलने का मौका दिए बिना। अगले ही पल उसके होठ रियान के होठों में थे, सख्त, बेखौफ। उस औरत ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसकी हथेलियां रियान की छाती पर धक्का देने को उठी, लेकिन तभी उसकी पकड़ उसकी कमर पर कस गई। उसकी धड़कन तेज हो गई, आंखों में गुस्सा और आंसुओं की नमी। आसपास खड़े उसके आदमी सब देख रहे थे, लेकिन बाहरी भीड़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस घेरे के अंदर जो हो रहा था, आखिर वो उनकी सोच से परे था। और फिर तभी एक गोली चलने की आवाज़ आई। उस औरत ने झटके से अपनी आंखें खोल दी, लेकिन रियान अब भी उसे पकड़े हुए था। नीचे खून से लथपथ एक शरीर पड़ा था। रियान ने उसके होठों से धीरे से अपने होठ अलग किए और उस औरत की आंखों में देखा। रियान के होठों पर अब भी वही जानलेवा मुस्कान थी। उस औरत ने झटके से आंखें खोली, पर रियान अभी भी उसे पकड़े हुए था। नीचे खून में लथपथ एक शरीर पड़ा था। रियान ने धीरे से अपने होठ उसके होठों से अलग किए और उसकी आंखों में देखा। रियान के होठों पर वही जानलेवा मुस्कान थी। वह औरत गुस्से और बेबसी से कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन सामने खड़ा रियान, उसके चेहरे पर कोई अफसोस नहीं, बल्कि वही कातिलाना मुस्कान। उसकी मुट्ठियां गुस्से से कस गई थीं, आंखों में नफरत थी, मगर आंसू बहते जा रहे थे। जैसे ही उसने हाथ उठाया, रियान की आवाज़ ने उसकी हरकत रोक दी। रियान हल्के से मुस्कुराया और बोला, उसकी आंखों में देखते हुए, वाह, तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई कि फिर से मुझे फोर्स करोगी कि मैं तुम्हें किस करूं। वह और करीब झुका, अपना गाल बिल्कुल उसके सामने लाते हुए बोला, अगर ऐसी ही बात है तो मार लो थप्पड़, या फिर सीधे कहो एक बार और किस चाहिए। यह सुनकर उसकी मुट्ठियाँ और ज़्यादा कस गई, आंखों में आंसू और तेज़ी से बहने लगे, पर वह हाथ नहीं उठा पाई। रियान की मुस्कान और गहरी हो गई थी। उसने अपना चेहरा और झुकाया, उसकी आंखों में झांकते हुए शरारती लहजे में बोला, क्या हुआ, अब हाथ कांप रहे हैं। उस औरत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, पर रियान की मुस्कान जस की तस बनी हुई थी, जैसे उसे इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रियान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आंखों में कोल्ड सन्नाटा था, चेहरे पर हल्की मगर ठहरी हुई मुस्कान। वह उसके कान के पास झुका और लो टोन में बोला, अगर दोबारा मेरी याद आए और मुझे टच करने का मन करे तो सीधा पुलिस स्टेशन में कॉल कर देना। रियान राय ठाकुर फिर से तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। उसका लहजा सीधा था, बिना किसी फन या ड्रामा के, बस एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड जो सामने वाले को अंदर तक हिला दे। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर बिल्कुल क्लियर टोन में कहा, मुझे यकीन है इस मुलाकात के बाद तुम चाह कर भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाओगी। जब भी मिरर में अपना अक्स देखोगी, मेरी याद तो ज़रूर आएगी। इतना कहकर वह सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही ठहराव था जो किसी को भी अनकंफर्टेबल कर दे। लेकिन तभी एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ पूरे मैदान में गूंज उठी। इतनी फोर्स थी इस थप्पड़ में कि उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। यह थप्पड़ किसी और ने नहीं, बल्कि उसी औरत का था। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल साइलेंट हो गया। रियान ने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसने गाल पर हाथ फेरा, गहरी सांस ली और बिना पलक झपकाए उस औरत की तरफ देखा। अब उसकी मुस्कान पूरी तरह गायब थी। उसका चेहरा एकदम हार्ड हो चुका था। उसकी आंखें बहुत खतरनाक दिख रही थी, पूरी तरह लाल हो चुकी थी। इससे पहले कि रियान के आदमी कुछ करते, रियान हल्की मुस्कान के साथ वहाँ से जाने लगा। उसके आदमी भी हैरान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था रियान ने इतनी आसानी से उस औरत को कैसे छोड़ दिया।
वरना अगर कोई और होता तो अभी तक उसकी सांसें चलना बंद हो जाती। लेकिन रियान ने कुछ नहीं किया। बिना किसी गुस्से, बिना किसी सजा, बस यूं ही जाने दिया। रियान अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक रुका। उसने एक नज़र उस औरत पर डाली जो अब भी अपनी जगह खड़ी थी। उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थी और तभी रियान के होठों से वही जानी पहचानी सीटी की धुन निकली, धीमी लेकिन खतरनाक। उसकी सीटी की धुन हवा में तैर रही थी। किसी को समझ नहीं आया यह धुन एक चेतावनी थी या किसी अनकहे खेल की शुरुआत। रियान के चेहरे पर वही कोल्ड एक्सप्रेशन था। उसकी चाल में वही पुराना एटीट्यूड था। उसके आदमी अब भी खड़े थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ पूछने की। रियान बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी सीटी की गूंज अब भी सबके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही रियान वहाँ से गया, उसके आदमी भी पीछे पीछे निकल गए। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया, लेकिन वह औरत, वह अब भी वहीं खड़ी थी जैसे ज़मीन से चिपक गई हो। उसकी आंखों में आंसू ठहरे हुए थे और सामने ज़मीन पर एक लाश पड़ी थी, बिल्कुल बेजान, खून से लथपथ। जैसे ही रियान और उसके आदमी पूरी तरह वहाँ से निकल गए, कॉलेज कैंपस में हलचल मच गई। कुछ लोग डरते हुए बाहर निकले, कुछ धीरे धीरे पास आने लगे, लेकिन तभी भीड़ को चीरते हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी तेज़ी से उसके पास आया। भैया, मैम, आप ठीक तो हैं? उसकी आवाज़ में काफ़ी घबराहट थी। थैंक गॉड आप सही सलामत हैं। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप ठीक हैं। उसने गहरी सांस ली। चेहरे पर अब भी डर साफ झलक रहा था। आपको अंदाज़ा भी नहीं है वो आदमी कौन था? उसकी आवाज़ हल्की काँपी। रिहान, वो शख्स मजाक नहीं है मैम। जब हमने उसे यहाँ देखा तो हमें लगा कुछ बहुत बुरा होने वाला है, पर सच कहूँ हम सब डर गए थे कि कहीं उसने आपको कुछ कर तो नहीं दिया। वह आदमी जो उस कॉलेज का ही एक प्रोफेसर था, अब भी घबराया हुआ था, लेकिन पिया, उसकी नज़रें अब भी उस लाश पर जमी थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे उसके अंदर हर एहसास निकल चुका हो। पिया चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। और फिर अचानक बिना कुछ कहे मुड़ी और वहाँ से निकल गई। पहले उसके कदम धीमे थे, फिर तेज़ हुए और अगले ही पल भागने लगी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बस भाग रही थी, जैसे इस सब से दूर जाना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ कार में चारों तरफ धुआं ही धुआं था। रेयान की आंखें सर्ख थी, चेहरा सख्त, होठों के बीच सिगरेट। उसने एक लंबा कश लिया और धुआं अंदर खींचा और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए हल्का मुस्कुराया और फिर अचानक कार में उसकी हंसी गूंज उठी, खतरनाक, ठंडी, डरावनी। डर नहीं था, उसने खुद से फुसफुसाया, सिर हल्का झुकाया और फिर एक और कश लिया। इंटरेस्टिंग। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। सिगरेट के धुएं के पीछे उसकी निगाहें और भी गहरी लग रही थी। अब मज़ा आएगा। दूसरी तरफ अनाया अपने घर के हॉल में बैठी मूवी देख रही थी। तभी डोरबेल बजी। उसने हल्का सा सर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन मूवी में डूबी रही। फिर दोबारा बेल बजी और फिर लगातार बजने लगी। अनाया झुंझलाते हुए उठी। कौन है? एक बार फिर से सुनाई देता है मुझे। बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने खड़ी शख्सियत देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मॉम! पिया बिना एक पल रुके अंदर आ गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अनाया तुरंत पीछे गई। मॉम, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? और आप ठीक तो है ना? पिया दिन भर के लिए रुकी, जैसे कुछ सोच रही हो। हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ी देर आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। इतना कहकर वह तेज़ी से अपने कमरे में गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर खड़ी अनाया को एहसास हो रहा था
कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी।